हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। जैसा कि आपको पता है, आने वाला 4 फरवरी से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके तहत हम लोग जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैथ का, ठीक है, मैथ का हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे इसमें। ठीक है, आपको पता है इस एग्ज़ाम में हर एक सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग मैथ का भी सवाल देखेंगे इसमें, 20 सवाल जो प्रीवियस ईयर होगा। आप देख पाएंगे कि इसी तरह का पैटर्न आपका एग्जाम में भी बनेगा, इसी तरह का सवाल आपका एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं, पहला सवाल से शुरू करते हैं इसको। तो पहला सवाल है आपका औसत से। ठीक है, पहला सवाल आपका औसत से। सवाल पढ़िए एक बार। 5 संख्याओं का औसत 32 है। यदि एक संख्या हटा दिया जाए तो औसत 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या क्या है, ये आपसे पूछा है सवाल में। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग को पता है औसत का फॉर्मूला बेसिक क्या होता है इसका, पहले ये देख लेते हैं। औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अगर इसको शॉर्ट में लिखें तो हम लोग लिखते हैं एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर सम बटा नंबर। सम बटा नंबर। ठीक है, तो यहां पे देखिए जैसे आपको दिया हुआ है 5 संख्याओं का औसत 32 है, तो इसका एक फॉर्मूला आपसे यहां से निकल के आएगा। जैसे हम लोग को सम निकालना है तो सम बराबर हो जाएगा, सम बराबर एवरेज गुना नंबर। ठीक है, सम बराबर एवरेज गुना नंबर। तो जैसे यहां पे दिया हुआ है 5 संख्याओं का औसत 32 है, तो हम यहां से सम निकाल पाएंगे। जैसे आपको पता है एवरेज कितना दिया हुआ है इसमें 32, 32 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका, तो 32 पचे कितना हो जाएगा आपका, 5 दिया 15 और 5 दुना 10, टोटल कितना हो जाएगा 160। उसी तरह से सवाल अब इसमें बोला है एक नंबर हटा दिया जाए। तो आपको पता है 5 संख्या था, 5 संख्या में से एक संख्या हटा दिया गया, तो एक संख्या हटा देंगे बचेगा कितना 4 संख्या। तो 4 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 4 संख्या, एक संख्या हटाने के बाद औसत कितना हो गया आपका 28। ठीक है, औसत कितना हो गया 28। तो 28 चौके कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 के 2 कितना बचा आपका 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। मतलब पहले सम आ रहा था 160, अब एक संख्या हटाने के बाद सम कितना आ रहा है आपका 112। तो कितना ना कौन सा नंबर हटाया गया इसमें से, तो इसको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 में 2 गया, कितना बचा आपका 8, 5 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो वो संख्या क्या था जो हटाया गया था, संख्या था 48। ठीक है, संख्या क्या था आपका 48। तो सही उत्तर क्या है आपका 48। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। जैसे यहां पे दिया हुआ है एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है जिसका आधार की त्रिज्या, यहां की छूटा हुआ है, आधार की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा बेलन का, बेलन का कौन सा फॉर्मूला, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहां पे समझिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र मतलब होता है जो आप कर्व एरिया देखते हैं, कोई भी बेलन, मतलब बेलन आपको पता होगा, बेलन आपका कुछ इस तरह से होता है, ये आपका बेलन होता है। ठीक है, तो बेलन का जो कर्व एरिया दिखाई दे रहा है, जैसे हम कोई सामान लें, जैसे हमको पता है ये एक तरह का आपका बेलन है, सिलेंडर है। ठीक है, तो इसका कर्व एरिया हमको लेना है, तो इसका कर्व एरिया जो आप देख पा रहे हैं ये पोर्शन जो है ये आपका कर्व एरिया है। ऊपर नीचे छोड़ के, ऊपर नीचे अगर हम मिला दिए तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हमको बस इसका कर्व एरिया लेना है, तो ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका सारा कर्व एरिया है। ठीक है, तो ये कर्व एरिया का फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में CSA,
कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है आपका 2 पाई आर एच। ठीक है, क्या होता है 2 पाई आर एच। तो पाई का आपको पता है पाई का मान कितना होता है, पाई बराबर हम लोग या तो 22/7 लेते हैं या फिर 3.14 लेते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहां पे लेते हैं हम लोग 2 गुना क्या हो जाएगा 22/7, और त्रिज्या कितना दिया हुआ आपका, रेडियस कितना है आपका 70 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है 70 सेंटीमीटर, और आपका ऊंचाई कितना दिया हुआ है, एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 14। सॉल्व करिए इसको, तो किसी को भी काट लीजिए, 70 काट लीजिए या 14 काट लीजिए, दोनों कटेगा आपका 7 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 दाइए 70। सॉल्व करिए इसको, कैलकुलेट करिए। तो देखिए एक आसान तरीका है, हम लोग यहाँ 11 देख पा रहे हैं। अगर आप किसी भी सवाल में 11 ढूंढ पा रहे हैं तो उसको सॉल्व करना आसान है, कैलकुलेट करना आसान है। ठीक है, तो 14 दाइए कितना हो जाएगा 140, 140 चौके कितना हो जाएगा, यहाँ 22 को हम अलग कर दे 2 और 11। ठीक है, तो 14 दाइए 140 और 4 कितना हो जाएगा 14 चौके 56, कितना हो जाएगा 560 गुना 11। एक आसान तरीका है 11 से मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, देखिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इकाई अंक से शुरू करिए, क्या लिखिए यहाँ पे 0, 6 और 0 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 5 और 6 कितना होता है आपका 5 6 11 के 1 कितना बचा आपका हाथ में 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6160। क्या था इसका यूनिट सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, ये फॉर्मूला बेस्ड है, हमको लगता है ये आपको समझ में आया होगा। अगर देखिए ऐसा सवाल करना है तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला याद है तो आसानी से वैल्यू पुट करके आप बना सकते हैं ऐसा सवाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया हुआ है, ये सवाल है आपका, देखिए दिखाई दे रहा होगा साधारण ब्याज का। ठीक है, किसी मूलधन पर 5 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी ये पूछा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, सवाल यहीं पे आपका पकड़ाएगा। ठीक है, ये ध्यान से पढ़िएगा इसको। ठीक है, ये ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, किसी मूलधन पर 5 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज। ठीक है, प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। क्या है, साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। मतलब हम इसको सॉल्व करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्रिंसिपल के लिए क्या, साधारण ब्याज के लिए क्या बोल रहा है, एसआई बराबर बोल रहा है प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है गुना 2/5। ठीक है, मतलब हम एसआई को क्या बोल सकते हैं 2p/5। ठीक है, और आपको पता है हमको रेट निकालना है, एसआई का फॉर्मूला आपको पता है, एसआई बराबर क्या होता है PRT/100। ये एग्जाम में आपको नहीं लिखना है इतना फॉर्मूला वगैरह। ठीक है, ये समझना है आपको। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद है डायरेक्ट आप पुट करिए। ठीक है, एसआई बराबर कितना आ गया, हम इसको लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं 2p/5। ठीक है, 2p/ क्या हो जाएगा 5, ये p गुना रेट हमें निकालना है। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष, टाइम कितना दिया हुआ है 5 वर्ष, बटा क्या हो जाएगा 100। सॉल्व करिए इसको, देखिए ये कट जाएगा, किस तरह से काटिएगा इसको। अब ये भी इससे कटेगा, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 0, 5 चौके 20। ठीक है, और ये P से P आपका कट जाएगा, रेट कितना हो जाएगा, ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा ना, रेट बराबर क्या हो जाएगा 4 दूना 8%, रेट कितना हो जाएगा 8%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, किन्हीं को दिक्कत नहीं है इसमें, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या बोला है, किसी संख्या के 20%, किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% क्या है। ठीक है, किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% क्या है।
ठीक है। तो ये दो तरह से बना सकते हैं आप। एक तो क्या कर सकते हैं, संख्या मान लीजिए, संख्या क्या हो जाएगा x, x का 20%, 20% मतलब क्या, हम इसको लिख सकते हैं ना, क्या हो जाएगा ये 20/100। इसका 25%, इसका 25%, 25/100 के बराबर कितना है आपका, इसके बराबर 250 है। ठीक है, इसके बराबर कितना है, 250 है। ठीक है, एक बात बताइए, इतना सोल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, एक संख्या पता चल जाएगा, x का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, इतना सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, संख्या पता चल जाएगा। तो संख्या का कितना निकालने बोल रहा है, संख्या का आपको 35% निकालने बोल रहा है। हमको पता है ये सोल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, संख्या। इसी संख्या का कितना निकालना है, 35%। ठीक है, इसी संख्या का क्या निकालना है, 35%। सॉल्व कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा ये 100 से 100 कट जाएगा आपका, ये 25 चौके 100, 4 पचे 20। ठीक है, 4 पचे कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, ये 25 चौके 100, 4 पचे कितना हो जाएगा आपका 20, 5 से काटिए, 5 एका 5, 5 सते 35। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 सते कितना हो जाएगा, 25 सते 175, 25 सते 175, ये 0। x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1750। दूसरा यहाँ ये कर सकते थे, इतना नहीं काटना चाहते हैं आप, इसका फ्रैक्शन लिख लीजिए। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 20% का फ्रैक्शन आप लिखिएगा। फ्रैक्शन बनाना सबको आता होगा। परसेंट का मतलब अगर हमको फ्रैक्शन बनाना है तो इस वैल्यू को बटा 100 करना पड़ेगा, यानी 100 से भाग करना पड़ेगा। तो 20/100 करिए, कितना हो जाएगा फ्रैक्शन, 20 एका 20, 20 पचे 100, कितना आ गया 20% का फ्रैक्शन 1/5। इसी तरह से आप 25% का फ्रैक्शन बनाइएगा, 25% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4, बराबर कितना दिया हुआ आपका 250। हम अभी बताए ये आप सॉल्व करिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, संख्या मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा, संख्या मिल जाएगा। और इस संख्या का कितना निकालना है आपको, 35%। ठीक है, कितना निकालना है, 35%। 35% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 35% का फ्रैक्शन बनाइएगा, 35% का फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 7/20। ठीक है, ये 5% के मल्टीपल में आ रहा है, इसीलिए हम डायरेक्ट किए। 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/20, इसी का 7 गुना है। देखिए 5 सते कितना होता है, 35%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7/20। ठीक है, 20 से देखिए 5 चौके 20 कट गया, डायरेक्ट गुना करिए, 25 सते कितना हो जाएगा 175, कितना आ गया आपका 1750। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आसान सवाल है। ठीक है, इसी पैटर्न में आपका सवाल बनता है, ये आपका 2024 का है। ठीक है, 2024 का सवाल है ये जीडी का। ठीक है, इसी पैटर्न में आपका सवाल बनता है। कुछ सवाल पैटर्न इसी में रहेगा, डाटा चेंज कर देता है, थोड़ा डाटा टफ कर देता है, जिसके चलते आपको कठिन लगेगा सवाल। ठीक है, बाकी सवाल का पैटर्न ऐसा ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल सेम है। ठीक है, जैसा सवाल बोला है वैसा आप इक्वेशन सॉल्व करिए। ठीक है, क्या बोला है सवाल, x का 45% y के 15% के बराबर है। ठीक है, क्या बोला है, x का 45% y के 15% के बराबर है। x और y का अनुपात बताना है कितना होगा। ठीक है, तो सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा ये x का 45%। ठीक है, अगर आप देखेंगे, आप डायरेक्ट बनाएंगे सवाल तो हम यहाँ प्रतिशत पहले ही काट देंगे। ठीक है, लेकिन हम अभी समझाने के लिए बता रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, x का 45% क्या लिखेगा इस तरह से, x का 45% y के 15% के बराबर है। ठीक है, क्या है, बराबर है। ठीक है, ये प्रतिशत से प्रतिशत आपका सॉल्व कट जाएगा इधर, 15 एका 15, 15 तिया 45। तो x और y का रेशियो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व करिएगा, y को इधर लेकर आइए, क्या हो जाएगा, इधर गुना में है ना, बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में। तो हम इसको लिख सकते हैं x/y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 पहले से इधर है, 3 को बराबर के इधर लेके आइएगा तो बटा क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो x y को हम बटा को ही रेशियो में भी लिखते हैं हम लोग, पता होगा आप लोग को, x अनुपात y बराबर कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला सवाल देखिए,
ये सवाल है आपका टाइम एंड वर्क से। सवाल पढ़िए एक बार, क्या दिया हुआ है। स्वप्नील 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है, ठीक है, नाम है स्वप्नील 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह 128/17 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है, ठीक है। रेवती के साथ मिलकर मतलब स्वप्नील किसके साथ मिल जाएगा आपका, रेवती के साथ, ठीक है। रेवती के साथ मिलेगा तो कितना दिन में काम कर रहे हैं ये लोग, 128/17 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है बोल रहे हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या, यदि रेवती अकेले काम करती है तो उसे कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है। मतलब रेवती का अकेले का कार्य पूछ रहा है कितना दिन में होगा आपसे, ठीक है। तो हम लोग पता है फॉर्मूला मतलब कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है, आपको पता होगा, हम लोग देखे हैं। ये सवाल आपका हम लोग जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्वप्नील कितना दिन में कर रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं एस, ठीक है। स्वप्नील क्या होगा, स्वप्नील कितना दिन में काम कर रहा है आपका 16 डेज में, ठीक है। और रेवती के साथ मिलकर करते हुए वह 128/17 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। मतलब अगर रेवती के साथ स्वप्नील मिल जा रहा है, मतलब स्वप्नील और रेवती दोनों मिलते हैं तो कितना दिन में कार्य करते हैं, 128/17 दिनों में कार्य करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखना पड़ेगा टोटल वर्क तो आपको दिया हुआ नहीं है, कुल कार्य दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, कुल कार्य के लिए हम लोग जो आपका अंश वाला वैल्यू है, ठीक है, जो अंश में वैल्यू है उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। मतलब ऐसा कुछ मान लेते हैं, वैसे आप लोग तो बचपन से बेसिक से पढ़ते हुए हैं तो कुल कार्य x बराबर इस तरह से हम लोग बनाते थे, ठीक है। लेकिन हम लोग को सवाल जल्दी बनाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा वैल्यू मान लेते हैं इन दोनों का जो इससे पूरा पूरा क्या हो, कट जाए, ठीक है। तो 16 और 128 का आप एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 16 और 128 का एलसीएम, ठीक है। एक तो हम लोग बचपन से इस तरह से हम लोग करते आए हैं, 16 और 128 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो, ठीक है। ये तरीका होता है 2 से पहले कीजिए, 2 8 16, 2 6 12, 16 और कितना था 128, ठीक है। 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, कुछ इस तरह से हम लोग बचपन में करते हैं। तो ऐसा करेंगे तो हम लोग समय बहुत ज़्यादा लगेगा एलसीएम लेने में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे बड़ा वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, 16 और 128 में 128, ठीक है। 16 और 128 में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है आपका 128, ठीक है। अब 128 से ये तो पूरा पूरा जाएगा, क्या 16 इसमें है 128 में, क्या 16 इसमें देख पा रहे हैं आप, 16 का पहाड़ा पढ़िएगा, 16 8 128 होता है, तो 128 में आपको 16 भी मिल गया ना। तो 16 और 128 दोनों इसमें है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 128 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो स्वप्नील 16 दिन में कितना काम करता है, 128 काम करता है, ठीक है। स्वप्नील 16 दिन में कितना काम करता है, 128 काम करता है। तो एक दिन में कितना कार्य करेगा वो, अगर 16 दिन में 128 काम करता है तो एक दिन में क्या कितना काम करेगा, हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 16 8 कितना हो जाएगा, 16 7 112 होता है, 16 8 कितना हो जाएगा 128, ठीक है। तो ये कितना बार का, एक दिन में कितना काम करेगा स्वप्निल, 8 काम, और दोनों मिलके करेंगे तो क्या कितना दिन कितना काम करेंगे, तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो 128 बटा कितना काम कर रहे हैं 17 काम, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 16 से हम इसको क्या किए 128 को डिवाइड किए ना, क्या किए डिवाइड किए, उसी तरह से इसको क्या करना पड़ेगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 128 को 128 बटा 17 से आप डिवाइड करिएगा तो ये नीचे वाला वैल्यू कहाँ चला जाएगा आपका, पलट के ऊपर चला जाएगा ना, तो ये गुना क्या हो जाएगा 17, तो 128 से 128 क्या हो जाएगा कट जाएगा, आपका वैल्यू कितना काम करेगा स्वप्निल और रेवती मिलके 17 काम, ठीक है। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 17 काम करेंगे, ठीक है। एक दिन में कितना काम करेंगे 17 काम करेंगे, ठीक है। अब पूछ क्या रहा था इसमें, पूछ ये रहा था कि यदि रेवती अकेले काम करती है तो उसे कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। आप बताइए रेवती का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, देखिए दोनों मिलके कर रहा है तो कितना काम कर रहा है 17 काम कर रहा है ना, दोनों मिलके काम कर रहा है तो कितना दिन में कर रहा है 17 काम कर रहा है। और स्वप्निल अकेले कितना काम करता है 8 काम करता है ना, स्वप्निल अकेले कितना काम करता है 8 काम, और दोनों मिलके कितना काम कर रहा है 17 काम। तो रेवती कितना काम कर रही होगी, कितना काम कर रही होगी रेवती,
अब देखिए इस तरह से बनाएगा तो स्वप्निल और रेवती एक दिन में 17 काम करता है, स्वप्निल अकेले 8 काम करता है, तो रेवती कितना काम करेगी? रेवती कितना काम करेगी? आर बराबर इस तरह से माइनस करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। 17 में 8 जाएगा, कितना बचेगा आप? 9। तो रेवती अकेले कितना काम करती है? 9 काम। तो ये अलग से नहीं करना है इतना, ये खुद से मन में सॉल्व करना है, ठीक है। आप बता पाएंगे यहाँ पे स्वप्निल और रेवती अगर 17 काम कर रहे हैं दोनों मिलके और स्वप्निल का अकेले का काम 8 है, तो रेवती कितना कर रही होगी आप बता पाएंगे? 9 काम कर रही होगी, ठीक है। तो रेवती का एक दिन का काम कितना आ गया? 9। और टोटल काम कितना करना था? टोटल काम कितना करना था? 128 काम, ठीक है। टोटल काम कितना करना था? 128 काम। 128 काम रेवती एक दिन में 9 काम करती है, तो 128 काम करने में कितना दिन लगेगा इसको? 128 बटा 9 दिन लगेगा, ठीक है। 128 बटा 9 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। 128 बटा 9 दिन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक मेज का विक्रय मूल्य 6,875 रुपया है, ठीक है। एक मेज का विक्रय मूल्य 6,875 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत 25% है, ठीक है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? आपको पता होगा सीपी हम लोग हमेशा क्रय मूल्य कितना मान के चलते हैं? सीपी हमेशा आपका 100% होता है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू आपका हमेशा कितना होता है? 100%। तो सीपी हमेशा आपका कितना हो जाएगा? 100%। अब इसमें 25% का लाभ कमाइएगा, ठीक है। कितना का लाभ कमाइएगा? 100 में 25% का लाभ कमा रहे हैं, तो इसको अगर परसेंट में देखें तो बेच कितना में रहे हैं? 100% है, 25% का लाभ कमाना है, तो इसको बेचेंगे कितना में? 125% में, ठीक है। बेचेंगे कितना में? 125% में। तो हमारे हिसाब से कितना हम बेच रहे हैं उसको? 125 में, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से विक्रय कितना में हो रहा है? 6,875 रुपये में, ठीक है। हमारे हिसाब से तो बेच रहे हैं 125% में, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना में बेच रहा है? 6,875 रुपये में। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 125% बराबर कितना हो जाएगा? 6,875। तो हमको क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कितना होता है? 100%, ठीक है। क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा ये? तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 6875 बटा क्या हो जाएगा? 125 और गुना क्या हो जाएगा? 100। सॉल्व कर दीजिए इसको। 25 चौके 100, 25 बचे 125, 5 से काटिए कितना बार में चला जाएगा ये? 5 एका 5, ठीक है। 5 दिया 15, 5 सते 35 और 5 बचे कितना हो जाएगा? 25। तो ये कितना हो जाएगा? कितना बार में चला जाएगा? 1375। गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, ठीक है। कितना बच गया? 2 7 चौके 28 और 2 30, 3 बचा 13 चौके 52, 52 और 3 कितना हो जाएगा? 55, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? 5500 रुपये। एक और है, इससे इस तरीके से भी आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे 25% दिया हो ना, 25% का फ्रैक्शन बना लीजिए, ठीक है। 25% का फ्रैक्शन बनाइए, कितना हो जाएगा ये? 1/4, ठीक है। 25% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/4। यहाँ पे आपका जो हर में देख रहे हैं वो वैल्यू आपका सीपी कहलाता है, और ये हो जाता है या प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो लॉस, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट होगा और लॉस हो रहा है तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे हिसाब से क्रय मूल्य कितना है आपका? 4। 4 रुपये का सामान है, 1 रुपये का लाभ में बेच रहे हैं उसको, ठीक है। 4 रुपये का सामान है, 1 रुपये का लाभ में बेच रहे हैं, तो कितना हम बेचेंगे उसको? 5 रुपये में बेचेंगे। तो 5 रुपये तो हमारे हिसाब से तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको? कितना हम बेच रहा है क्वेश्चन के हिसाब से? 6875 रुपये में, ठीक है। हमको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना है आपका? 4। तो 5 यूनिट बराबर इतना, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 6875 बटा 5 गुना क्या हो जाएगा? 4। सेम वही आया आपका, ये काटने का झंझट इसमें नहीं रहेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा काटने का, ठीक है। सॉल्व करिए, वही आ जाएगा आपका। कितना बार में चला जाएगा ये? 1375 बार में, ठीक है। 4 से गुना करिएगा, आपका कितना आ जाएगा ये? 5500 रुपये, ठीक है। ये तरीका है कि आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। हमको लगता है किसी को दिक्कत नहीं होगा इसमें, इजी सवाल है, ठीक है। हम लोग आगे सवाल में आते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या है आपका।
ठीक है। अगला सवाल है आपका, ये भी आपका प्रॉफिट लॉस सही है, इसको हम लोग डिस्काउंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक तरह से बोला जाए तो ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे इसमें है क्या बोला है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से, ठीक है, क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है। कितना अधिक अंकित करता है? 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है। तथा 20% का छूट देता है, ठीक है। कितना का छूट दे रहा है? 20% का छूट दे रहा है। तो पूछा क्या जा रहा है आपसे, छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ठीक है। आपको पता होगा ये छूट है, पहले हम लोग सारा चीज लाभ और हानि में ही देखते थे, लेकिन आजकल का है व्यापारी लोग एक अलग से अपना डाल दिया है। क्या है उसमें? अंकित मूल्य, मार्क प्राइस जिसको बोला जाता है, ठीक है। वो एक लेबल लगाएगा, आपका कुछ भी सामान लेने जाइएगा आप देखिएगा उसमें क्या होगा, एक लेबल होगा, उसके तहत आप फिर बोलिएगा कुछ छूट दे दो, चाहे वो खुद से अपने तरीके से डिस्काउंट देता है, ठीक है, खुद से वो डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे हम लोग। ये दो तरीका है इसको बनाने का, एक हम लोग रेशियो से बनाएंगे, एक बेसिक तरीका है जो हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है हम लोग सबसे पहले होता क्या था, हम लोग कोई भी चीज खरीदने जाते थे वो लाभ हानि पे ही काउंट होता था, ठीक है। जैसे पहला हो जाएगा आपका सीपी और दूसरा क्या हो जाएगा आपका एसपी, ठीक है। अब दुकानदार क्या किया, अपना खुद से इसमें बीच में डाला मार्क प्राइस, ठीक है, खुद से क्या डाला इसमें? मार्क प्राइस। तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा आपका? मार्क प्राइस। मतलब लाभ हानि के बीच में, खरीद बिक्री के बीच में क्या डाल दिया? वो मार्क प्राइस आपका कितना हो जाएगा ये पूछेगा, ठीक है। मार्क प्राइस क्या होगा चाहे इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अभी बताया आपको सीपी हम लोग कितना लेके चलते हैं, सीपी हमेशा कितना लेके चलते हैं हम लोग? 100%। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा? 100%। अब सवाल के हिसाब से जाइए, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। अगर सीपी 100 है और इसको 50% बढ़ा के लिखता है, ठीक है, अंकित कितना करता है इसको? क्रय मूल्य को 50% बढ़ा के अंकित करता है, तो आपका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 100 में 50% बढ़ाइएगा तो आपका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 150%, ठीक है। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 150%, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? तथा 20% का छूट दे रहा है। अब एक बात बताइए, छूट हमेशा किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे ही छूट दिया जाता है ना। छूट किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पे। तो आपका अंकित मूल्य कितना है? 150% है ना। अंकित मूल्य कितना किया? वो 150%। और इस पे कितने का डिस्काउंट दे रहा है? इस पे आपको 20% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। इस पे आपको कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 20% का। अब 150% आपका मार्क प्राइस है, उस पर 20% का वो डिस्काउंट देगा, तो बेचेगा कितना में? कोई सामान आप खरीदने जा रहे हैं, दुकानदार आपको बोलेगा हम इसमें 20% का डिस्काउंट देंगे, तो आपको देगा, अगर परसेंट में बोला जाए तो आपको देगा कितना में? वो 80 रुपया में देगा ना। एक तरह से वो आपको कितना में सेल किया? 80% में सेल किया, ठीक है। तो उसी तरह से यहां भी है, 150 रुपया आपका वो वस्तु का मार्क प्राइस था, उस पर 20% का डिस्काउंट दिया। तो 20% का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितना में इस सामान को? तो बेचा कितना में? इस वस्तु का 80% में इसको सेल किया, सेलिंग प्राइस सेल किया, ठीक है। कितना में सेल किया? 80% में। तो 0 से 0 आपका कट जाएगा ना। तो 15 कितना हो जाएगा? 120% में बेचेगा, ठीक है। कितना में बेचेगा? 120% में बेचेगा, ठीक है। अब आप बता पाएंगे कि इसमें पूछा क्या था, कितने प्रतिशत का लाभ होता है। अब आप बताइए कि लाभ हानि हम लोग किस पे देखते हैं? लाभ हानि हम लोग किस पे देखते हैं? लाभ हानि आप मार्क प्राइस पे तो नहीं देखेंगे ना। मार्क प्राइस पे क्या मिलेगा आपको? डिस्काउंट मिलेगा। लाभ हानि हम लोग हमेशा किस पे काउंट करते हैं? सीपी और एसपी पे, ठीक है। मार्क प्राइस किस पे काउंट करते हैं हम लोग? सीपी और एसपी पे। तो बता पाएंगे आप लोग, 100 का सामान था उसको बेचा कितना में? 120% में बेचा। 100 का सामान था उसको बेचा कितना में? 120 में। कितना का लाभ हुआ होगा उसको? 100 का सामान बेचा कितना में? 120 में। कितना % का लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ, ठीक है। कितना % का लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ, ठीक है। एक अलग और तरीका है, आप लोग ये रेशियो मेथड इस तरह बोला जाता है, ठीक है। आप यही चीज यहां पे लिख सकते हैं, सीपी एमपी और क्या हो जाएगा? एसपी, ठीक है। सीपी एमपी और एसपी, ठीक है। तो सवाल में क्या बोला है? क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, तो 50% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका? 1/2, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1/2। तो नीचे वाला क्या बन जाएगा आपका? सीपी, ठीक है। नीचे वाला क्या बन जाएगा? सीपी। 2 था,
दो में से एक बढ़ा के अंकित किया, यानी अंकित मूल्य कितना हो गया, 2 था आपका सीपी, सीपी में से एक बढ़ा के अंकित किया तो मार्क प्राइस कितना हो गया आपका, एक बढ़ाएगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका मार्क प्राइस 3। ठीक है, और फिर इसमें क्या बोला है, 20% का डिस्काउंट देता है। 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका, 20% का फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 1/5। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/5। अब 20% का छूट दे रहा था ना, तो यहाँ पे नीचे वाला वैल्यू, अब छूट है तो नीचे वाला वैल्यू आपका बन जाएगा मार्क प्राइस। ठीक है, नीचे वाला वैल्यू आपका बन जाएगा मार्क प्राइस, ऊपर वाला बन जाएगा आपका डिस्काउंट। ठीक है, नीचे वाला वैल्यू आपका मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस आपका कितना हो जाएगा 5। तो 5 का सामान था, 1 का डिस्काउंट दिया, कितना में बेचा इसको 4 में। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना, सेल कितना किया वो 4 में। ठीक है, क्लियर है। डिस्काउंट क्या बोले, डिस्काउंट कितना दे रहा था 20%, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। ठीक है, नीचे वाला वैल्यू आपका मार्क प्राइस बन जाएगा, ऊपर आपका क्या हो जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, यानी मार्क प्राइस कितना था 5, 1 का छूट दिया, यानी बेचा कितना में उसको 4 में। ठीक है, आप लोग रेशियो में पढ़े होंगे, जस्ट जो खाली जगह उसके बगल वाला वैल्यू को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ये कह सकते हैं उल्टा n। ठीक है, इस तरह से भी करते हैं। ठीक है, आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, या तो ये खाली जगह में उसके बगल वाला वैल्यू लिख लीजिए, या इस तरह से है तो इसको उल्टा n कर लीजिए। ठीक है, 4 तिया कितना हो जाएगा आपका 12। ठीक है, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 5 तिया कितना हो जाएगा आपका 15, और 5 दूना कितना हो जाएगा 10। ठीक है, हमको क्या निकालना था इसमें, अब ये कटेगा तो ये रेशियो काट लेंगे हम लोग, लेकिन ये कट नहीं रहा है। ठीक है, हम लोग को पूछा क्या था इसमें, छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। ठीक है, लाभ हानि हम लोग अभी बताए, लाभ हानि किस पे देखते हैं, सीपी और एसपी पे। ठीक है, 10 का सामान था उसको बेच कितना में रहा है 12 में। ठीक है, 10 का सामान था उसको बेच कितना में रहा है 12 में, कितना का लाभ हुआ, 10 का सामान 12 में बिक रहा है, 2 का लाभ। और लाभ हानि किस पे काउंट करते हैं हम लोग, सीपी पे। तो 2 रुपए का लाभ हुआ था, कितना का सामान था 10 रुपए का, सीपी कितना हो जाएगा 10, और परसेंट निकालना है तो गुना क्या कर देंगे 100। ठीक है, 10 एका 10, 10 दाइए 100। ठीक है, 10 दूना कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 20%। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, इजी सवाल था, आप लोग कर सकते हैं, जो इजी लगे आपको। ठीक है, उस मेथड से कर लीजिए आप। ठीक है, आइए अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। क्या बोला है, 9,000 रुपए को 9,000 रुपए को 80% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। ठीक है, ब्याज कैसे ले रहा है अर्धवार्षिक। ठीक है, ब्याज कैसे ले रहा है अर्धवार्षिक पर उधार दिया जाता है। ठीक है, 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, सीआई पूछा है कितना होगा, कितना महीना का 12 महीना, 12 महीना बोलिए या फिर 1 साल बोलिए। ठीक है, तो इसमें ब्याज कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 80%। ठीक है, 9,000 रुपए को 80% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अगर अर्धवार्षिक ले रहा है तो उधार दिया जाता है, तो 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये आपसे पूछा है। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ पे रेट वाले जगह में बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, 80% प्रति वर्ष। ठीक है, ये जो 80% है ये कितना 1 साल का रेट है। ठीक है, कितना साल का रेट है 1 साल का रेट है। ठीक है, सवाल में आपको बोल रखा है, ध्यान दीजिएगा, 80% प्रति वर्ष की दर से। ठीक है, मतलब ये जो 80% है ये कैसा रेट है, वार्षिक रेट है, 1 साल का रेट है। ठीक है, और रेट हमेशा वार्षिक ही होता है। ठीक है, 80% रेट है, और आपको लेना कैसा है, ब्याज लेना कैसा है, अर्धवार्षिक रूप से लेना है। ठीक है, कैसे लेना है, अर्धवार्षिक लेना है। तो अर्धवार्षिक ब्याज लेना है तो 1 साल में ब्याज कितना बार देना होगा आपको। ठीक है, अगर हम पूरा इसको लिखें तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है आपका, प्रिंसिपल दिया हुआ है 9,000। ठीक है, रेट कितना है आपका 80%। ठीक है, ये पर एनम है आपका वार्षिक रेट है। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है आपका 12 महीना, या इसको हम लिख सकते हैं 1 वर्ष। ठीक है, आपको क्या निकालना है इसमें, सीआई निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, सीआई निकालना है। इतना आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम बस समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है,
तो अगर अर्धवार्षिक रूप से ब्याज लिया जा रहा है तो अर्धवार्षिक ले रहा है तो कितना बार ब्याज देना पड़ेगा एक साल में आप? अर्धवार्षिक मतलब साल में आधा साल, ठीक है, मतलब 6-6 महीना में ब्याज देना पड़ेगा आपको, पर 6 महीना में ब्याज देना पड़ेगा। तो एक साल में कितना बार ब्याज दीजिएगा आप? 2 बार ब्याज दीजिएगा ना। कितना बार ब्याज दीजिएगा? 2 बार। अब एक बात बताइए, रेट तो ये वार्षिक है, ठीक है, रेट क्या है आपका? वार्षिक है, तो इसको अर्धवार्षिक रेट बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग कैसे ले रहे हैं? 6-6 महीना में ब्याज ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको कैसे क्या बनाना पड़ेगा? अर्धवार्षिक रेट बनाना पड़ेगा इसे, ठीक है। तो एक ये बेसिक तरीका है। ये कितना महीना, ऐसे देखा जाए तो कितना महीना का ब्याज है? 12 महीना का ब्याज है, ठीक है, और हमको निकालना कितना महीना का ब्याज है? 6 महीना के ब्याज। तो अगर बेसिक तरीका से देखिएगा तो 12 महीना का ब्याज कितना दिया हुआ है आपका? 80%, ठीक है, 12 महीना का ब्याज कितना दिया हुआ है? 80%। तो 6 मंथ का ब्याज, 6-6 महीना में ब्याज लेना है ना, तो 6 मंथ का ब्याज कितना हो जाएगा? तो हम इसको एक एक नियम बोलते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना, 80 बटा क्या हो जाएगा? ये 12 गुना क्या हो जाएगा? 6, 6 दूना 12 और 2 से काटिए कितना हो जाएगा? रेट आपका 40%, मतलब अर्धवार्षिक रेट कितना हो जाएगा आपका? 40%, ठीक है। तो ये ऐसा करना नहीं है। मान लीजिए आपको एग्जाम में बोला अगर अर्धवार्षिक रेट लेना है, ठीक है, तो रेट को क्या कर दीजिए? डायरेक्ट आधा कर दीजिए, ठीक है, रेट को क्या कर दीजिए? आधा कर दीजिए। तो रेट आधा करेंगे, ये कितना परसेंट हो जाएगा आपका? 40%, ठीक है। अब इसका 2-3 तरीका है, ठीक है। आप एक तरीका ये कर सकते हैं कि 40% का फ्रैक्शन लिख लीजिए। 40% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 40% का फ्रैक्शन हो जाएगा 2/5, ठीक है, कितना हो जाएगा? 2/5। जिनको नहीं आता हम अभी बताए, अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो परसेंट में बटा 100 करना पड़ेगा। तो ये 40 बटा क्या हो जाएगा? 100, 0 0 कटेगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 2/5, ठीक है। इसमें नीचे वाला वैल्यू आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ऊपर वाला वैल्यू हो जाएगा आपका ब्याज, ठीक है, ऊपर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? ब्याज, ठीक है। तो यहाँ आपका बनेगा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, ठीक है। और अमाउंट बराबर आप लोग को पता होगा, अमाउंट बराबर होता क्या है? प्रिंसिपल प्लस एसआई है, तो सेम होता है एसआई का भी और सीआई का भी। तो एसआई की जगह में एसआई हो जाता है, सीआई की जगह में सीआई हो जाता है, ठीक है। अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस सीआई, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका? अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा? 5 में 2 रुपए का ब्याज लगा, अमाउंट कितना हो जाएगा? 7 रुपया, ठीक है। 5 रुपए का ब्याज था, 5 रुपए का प्रिंसिपल था, 2 रुपए का ब्याज लगा, अमाउंट कितना हो गया? 7 रुपया। और कितना बार दे रहे हैं आप? 2 बार, ठीक है। कितना बार? 2 बार। तो और एक बार इसको करना पड़ेगा, सेम रेट है ना, 2 बार दे रहे हैं तो और एक बार करिए, इसको कितना हो जाएगा? 5 से 7 गुना करिए, 5 पचे 25 और 7 7 कितना हो जाएगा? 49। तो एक बात बताइए, हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना है? 25, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 9000, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना है? 25, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 9000। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 25 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 9000, ठीक है। और हमको सीआई निकालना है, सीआई कितना हो जाएगा इसमें? 25 का समान अमाउंट कितना है? 49। हम क्या बोले यहाँ? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सीआई है। अगर सीआई निकालना है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, सीआई बराबर क्या हो जाएगा आपका? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। आप लोगों को पता होगा, ठीक है। सीआई निकालना है, प्रिंसिपल को इधर लेके आएंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? सीआई। तो माइनस कर दीजिए, कितना आपका बन रहा है सीआई? यहाँ पे सीआई कितना बढ़ रहा है? तो डायरेक्ट करिए ना, 25 गुना क्या हो जाएगा? 50, 50 में 1 कम है ना, 25 गुना कितना होता है? 50, 50 में 1 कम, सीआई कितना हो जाएगा आपका? 24, ठीक है। सीआई कितना हो जाएगा? 24। तो 25 यूनिट बराबर 9000, तो 24 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9000 बटा 25 गुना क्या हो जाएगा? 24, ठीक है। 25 से सोल्व काटिए इसको, कितना हो जाएगा? ये 25 दिया 75, कितना बचा? 15, 25 छक 150, ठीक है। 36 गुना 25 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये 36 गुना 24 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? देखिए अब पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है क्योंकि सारा ऑप्शन देखिए आपका अलग अलग है, ठीक है। तो 4 छक कितना हो जाएगा? 24। एक तो शुरू में 0 आएगा और इकाई अंक में, उसके बाद दहाई अंक में क्या आ जाएगा? 6 चौके 24 होता है, क्या आ जाएगा आपका? 4, ठीक है। क्या आ जाएगा? 4। देखिए कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 4। अब अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करिए फिर इसको पूरा, ठीक है। जैसे दिया हुआ कितना है? 360 गुना 24, 24 से कितना होता है? 144, 144 के कितना हो जाएगा? 4, कितना बच गया आपका? 14, ठीक है। 24 दिया 72, 72 और 14 कितना हो जाएगा? 86, ठीक है।
8640। ठीक है, तो अगर ऑप्शन अलग अलग है तो आप इकाई अंक दहाई अंक देख के भी बना सकते हैं। ठीक है, पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और पूरा करना चाहते तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आइए देखते हैं अगला सवाल। पढ़िए सवाल एक बार, क्या दिया हुआ है। यदि 6 पेनों का क्रय मूल्य 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, कितना होगा। ठीक है, 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 6 पेनों का क्रय मूल्य 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं ना इसको। 6 पेनों का मतलब क्या होता है, गुना 6 पेनों का क्रय मूल्य 5 पेनों के मतलब के या का रहे, उसका मतलब क्या हो जाता है, गुना 5 पेनों के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। एसपी वाले को मतलब वेरिएबल को एक तरफ ले आइए और न्यूमेरिक वैल्यू को उधर ले जाइए। ठीक है, एसपी इधर लेके आइएगा, सीपी बटा क्या हो जाएगा, एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 5 तो इधर ही रहेगा ना, 6 उठ के उधर चला जाएगा, गुना में बराबर के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा ये भाग, तो ये कितना हो जाएगा 6/6। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है इसमें, लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। आप बता पाएंगे। सीपी कितना दिया हुआ आपका, सीपी कितना आ गया, सीपी का वैल्यू 5 और एसपी का वैल्यू कितना आ गया आपका 6, मतलब 5 का सामान कितना में बिका, 6 में बिका। ठीक है, 5 का सामान कितना में बिका, 6 में बिका। ठीक है, कितना का लाभ हो रहा है, 5 का सामान 6 में बेचिएगा, कितना का लाभ, मान लीजिए ऐसे मान लीजिए 5 रुपया का सामान था, उसको बेच कितना में रहे आप, 6 रुपया में। ठीक है, कितना रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत बताना, लाभ प्रतिशत निकालना है आपको। जो लाभ या हानि प्रतिशत अगर निकालना है, लाभ हानि काउंट करना है तो किस पे करेंगे, सीपी पे। ठीक है, तो 1/, क्या हो जाएगा 5। ठीक है, गुना क्या हो जाएगा 100, 5 से काटिए कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 0। कितना % का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। ठीक है, कितना का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। ठीक है, आसान सवाल था। ठीक है, आइए अगला सवाल चलते हैं हम लोग। अगला सवाल में दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है रेशियो में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। क्या दिया हुआ है, 8400 रुपए को पी क्यू और आर के बीच क्रमशः, यहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, 2/3 अनुपात 3:1/3 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, ये सवाल था आपका। 8400 रुपए को पी क्यू और आर के बीच 2/3 अनुपात 3:1/3 के अनुपात में बांटा गया है। आर का हिस्सा क्या है ये आपसे पूछा है। ठीक है, आर का हिस्सा क्या है ये आपसे पूछा है। ठीक है, एक चीज आपको याद होगा, 8400 को बांट रहे हैं ना हम लोग, किसको बांट रहे हैं, 8400 को। 8400 को बांट रहे हैं किसमें, पी क्यू और आर में। ठीक है, इसमें बांट रहे हैं। एक चीज आप लोग को पता होगा, कभी भी हम लोग फ्रैक्शन में रेशियो नहीं रखते हैं। ठीक है, कभी भी फ्रैक्शन में भिन्न में रेशियो को नहीं रखते हैं। ठीक है, तो भिन्न को साधारण में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला सभी वैल्यू का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 3 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, और ये 3 को हम सब में मल्टीप्लाई करेंगे। सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, गुना क्या हो जाएगा 3, सबके लिए हो जाएगा ये। ठीक है, अलग अलग लिखेंगे स्टेप बढ़ेगा बस। ठीक है, ये सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 3, सबके साथ इसका मल्टीप्लाई 2/3 गुना 3, 3 गुना 3, 1/3 गुना 3, ये आपको देखना है। ठीक है, ये आपको देखना है। तो 2/3 गुना 3 करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा रेशियो कितना आपका, वैल्यू कितना बचेगा 2। अब 3/1 गुना 3 है तो 3 तिया कितना हो जाएगा आपका, क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा ना, बचेगा कितना आपका आर का वैल्यू 1। ठीक है, तो कितना भाग में बटा, ये कैसे कैसे बटा, पी क्यू और आर का हिस्सा कितना आया 2:9:1। ठीक है, कितना आया 2:9:1। और किसको बांटे हम लोग, 8400 को इस रेशियो में बांटे हैं ना, 8400 को हम लोग इस रेशियो में बांटे। ठीक है, 8400 को इस रेशियो में हम लोग बांटे हैं।
तो हमारे हिसाब से टोटल हिस्सा कितना हो गया, टोटल कर दीजिए इसको, 9 और 2 11, 11 और 1 कितना हो गया 12, तीनों का मिला के कितना आया 12 यूनिट। ठीक है, 12 यूनिट आया। 12 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, सभी मिला के दिया हुआ ना, वैल्यू कितना है 8400। तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 8400। तो आर का वैल्यू निकालना है, आर का वैल्यू कितना है 1, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 यूनिट बराबर इतना, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8400 बटा 12, तो 12 सते 84। तो आर का हिस्सा कितना हो जाएगा आपका 700। ठीक है, आर का हिस्सा कितना हो जाएगा 700। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 1। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। ये ध्यान में रखिएगा, मान लीजिए फ्रैक्शन में दिया हो तो रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। ठीक है, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। और रेशियो को साधारण बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे जो हर में है सारे वैल्यू का क्या कर देते हैं एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, सारे वैल्यू का क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तीनों का एलसीएम कितना हो गया, नीचे वाला 3, 1 और 3 का एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा 3, और इसका मल्टीप्लाई आपको सबके साथ करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा सबके साथ। क्लियर है, बन जाएगा ऐसा सवाल। आइए देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल सेम है, इस तरह का सवाल अभी बनाया हम लोग। लग रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि 20% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, सेम सवाल है, अभी हम लोग बनाए ऐसा सवाल, बनाइए जैसे बनाना है इसको। ठीक है, 2 तरीका बताए थे आपको, तो हम लोग बना लेते हैं इसको रेशियो से। ठीक है, सीपी एमपी और क्या हो जाएगा आपका एसपी। ठीक है, 60% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 60% का फ्रैक्शन बनाइएगा। 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5। ठीक है, कितना हो जाएगा 3/5। मतलब अगर क्रय मूल्य 5 है, ठीक है, 3 रुपया उसमें बढ़ा के अंकित करिएगा तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा आपका 8 रुपया होगा ना। हम क्या बोले, अगर क्रय मूल्य से अंकित कर रहा है, ठीक है, क्रय मूल्य से बढ़ा के अंकित कर रहा है, तो 60% का फ्रैक्शन कितना हो गया 3/5। ठीक है, यानी सीपी कितना हो जाएगा 5, और उसमें 3 रुपया बढ़ा के अंकित करिएगा। ठीक है, 5 रुपया आपका सीपी है, 3 रुपया बढ़ा के अंकित करिएगा, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा आपका 8 रुपया। ठीक है, उसी तरह से डिस्काउंट दे रहा है कितना परसेंट का 20% का। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। हम अभी बताए नीचे वाला वैल्यू आपका हो जाएगा मार्क प्राइस, और ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट का वैल्यू है ये। ठीक है, यानी 5 आपका मार्क प्राइस है, 1 का डिस्काउंट देगा। अब डिस्काउंट दे रहा है तो कम होगा ना, 5 का सामान 1 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितना में उसको 4 में। सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा ये 8 चौके 32, 8 पचे 40 और 5 पचे कितना हो जाएगा आपका 25। ठीक है, ये कटेगा तो काटेंगे, लेकिन ये कट नहीं रहा है। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो लाभ प्रतिशत पूछा है ना कितना होगा, 25 का सामान बेच कितना में रहे हम लोग 32 रुपया में। ठीक है, 25 का सामान है उसको बेच कितना में रहे हैं 32 रुपया में। ठीक है, कितना का लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है 7 का ना, 5 और 2 25 और 5 30, 30 और 2 32, कितना का लाभ 7 का लाभ। कितना पे 25 पे, गुना क्या हो जाएगा 100, 25 चौके 100, 7 चौके कितना हो जाएगा 28%। कितना परसेंट का लाभ हुआ आपका 28% का लाभ हुआ। ठीक है, कितना परसेंट का लाभ हुआ 28% का लाभ हुआ। ठीक है, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ आपका 28% का। ठीक है, क्लियर है, अभी बनाए थे ऐसा सवाल हम लोग। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। अगला सवाल है आपका, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ये है आपका 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर। ठीक है, का मान ज्ञात करना है आपका कितना होगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, अब 1 का स्क्वायर करिएगा कितना हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब क्या, मान लीजिए 5 का स्क्वायर हम लिखते हैं, स्क्वायर का मतलब क्या, उसी वैल्यू को 2 बार गुना करना। ठीक है, 5 गुना 5। उसी तरह से 0.1 का स्क्वायर है। ठीक है, 0.1 आप लोग बचपन में इस तरह से गुना किए होंगे, 0.1 गुना क्या लिखेंगे 0.1, स्क्वायर गुना करिएगा कितना हो जाएगा 1। ठीक है, क्या हो जाएगा 1, और 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव, 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव, कितना अंक के बाद दशमलव लग जाएगा आपका 2 अंक, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0.1 गुना 0.1 था ना, ये कितना हो जाएगा, गुना करिएगा तो
0.01, यही होगा ना, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 01, तो ये इसका स्क्वायर करिए, ये कितना हो जाएगा 0.01। ठीक है, इस तरह से इधर वाले को गुना करिए, कितना हो जाएगा, ये 2 अंक के बाद है ना, 2 अंक के बाद दशमलव, तो कितना अंक स्क्वायर करिए, कितना अंक के बाद दशमलव आ जाएगा आपका 4 अंक के बाद, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही होगा ना, तो 1 और कितना अंक के बाद दशमलव लग जाएगा आपका 4 अंक के बाद। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.001। जोड़ना है, कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा के 01 करेंगे ना, ये कितना हो जाएगा 0101.0। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है आपका। ठीक है, ये सब कर पाएंगे आप लोग, बेसिक कैलकुलेशन है आपका ये। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यदि 72 बाइंडर, ठीक है 72 बाइंडर 22 दिनों में 720 किताबें बाइंड कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 किताबें बाइंड करने के लिए कितने बाइंडरों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये एक तरह से टाइम एंड वर्क का ही है, आपका MDH वाला सवाल बनता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, जैसे हम लोग ये लिखते हैं M1D1H1 बटा W1 बराबर होता है इसका फॉर्मूला M2D2H2 बटा W2। ठीक है, यहाँ पे M1 मतलब हो जाता है आपका जो भी मैन वोमेन जो भी दिया हुआ हो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है कोई भी व्यक्ति M में आ जाएगा। D4 डे मतलब जो दिन दिया हुआ है वो। ठीक है, H4 क्या हो जाएगा आपका आवर, मान लीजिए सवाल में अगर घंटा वगैरह दिया हुआ है, आवर वगैरह दिया हुआ है, तो वो आपका H में आ जाएगा। और W मतलब हो जाएगा जो काम कर रहा है। ठीक है, जो भी काम कर रहा है वो किस में आ जाएगा आपका W वाले में। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है 72 बाइंडर। बाइंडर मतलब क्या हो गया, ये बाइंडर क्या हो गया आपका व्यक्ति में ही आएंगे ना, बाइंड करने वाले। ठीक है, तो बाइंड करने वाले कितना है 72, मतलब किसका वैल्यू दिया हुआ है आपका M का। ठीक है, तो 72 कोई है, ठीक है कितना लोग हैं 72 लोग, और कितना दिन में काम कर रहे हैं, कितना दिन में काम कर रहे हैं 22 दिन में। ठीक है, और क्या काम कर रहे हैं, देखिए 72 बाइंडर है, 22 दिनों में कितना किताब बनाने का काम कर रहे हैं ना, क्या काम कर रहे हैं किताब बनाने का। कितना किताब बनाए हैं 720 किताब। ठीक है, कितना किताब बनाए हैं 720 किताब। ठीक है, तो 72 लोग थे, 22 दिनों में कितना काम किया आपका 720 काम। ठीक है, उसी तरह से दिया हुआ है, तो 12 दिनों में 660 किताबें बाइंड करने के लिए कितने बाइंडरों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ किस चीज का वैल्यू पूछा है आपका M2 का। ठीक है, M2 गुना क्या हो जाएगा D2, और दिन कितना दिया हुआ 12 दिन में। ठीक है, कितना किताब 660 किताब। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, कितना हो जाएगा ये 0 से 0 आपका कट जाएगा, 6 का 6, 11 छक 66 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 12 छक 72। ठीक है, 12 छक 72। ठीक है, 6 दूना क्या हो जाएगा 12, 2 से काटिएगा कितना बार में चला जाएगा 11 बार में। तो कितना आदमी लगेंगे इतना काम करने के लिए, तो 11 इधर जाके गुना होगा, 11 11 कितना होता है आपका 121, मतलब टोटल। और इतना काम करने के लिए 12 दिनों में कितना लोग लगेंगे आपका 121 लोग और लगेंगे, 121 बाइंडर लगेंगे। ठीक है, कितना लोग लगेंगे 121 बाइंडर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, और कभी भी ये परसेंट वगैरह दे देना, परसेंट वगैरह दे दे तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम लोग लेके नहीं चलते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या लेंगे बस r का वैल्यू कितना बार 3 बार, r का वैल्यू क्या है, r का क्या है पावर, r का पावर 3 है। ठीक है, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। कितना प्रतिशत वृद्धि किया है 50%। ठीक है, कितना प्रतिशत वृद्धि किया है 50%। ठीक है, 50% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/2, यानी 2 उसका क्या था त्रिज्या था, 2 में 1 का वृद्धि होगा, कितना हो जाएगा त्रिज्या, नया त्रिज्या कितना हो जाएगा, पहले 2 था 1 का वृद्धि किया, नया त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो पावर कितना है 3 है, तो 3 बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आपका कितना था त्रिज्या, पहले त्रिज्या कितना था 2, 1 का वृद्धि हो गया, कितना हो गया आपका 3। ठीक है,
इसी तरह से कितना पावर क्या है, r का पावर 3 है ना, तो ये 3 बार करना पड़ेगा। 2 से कितना हो जाएगा 3, और ये 2 से कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो 2 का क्यूब कितना होता है आपका 8, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 27, ठीक है। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। अब देखिए पहले कितना था आपका, ये पहले का वैल्यू था, ठीक है। ये पहले का वैल्यू है, ये बाद का वैल्यू, मतलब पहले का त्रिज्या और बाद का त्रिज्या। तो पहले त्रिज्या कितना था आपका 8, अब कितना हो गया बढ़ के 27। तो कितना का वृद्धि हुआ, कितना का वृद्धि हुआ, 8 पहले त्रिज्या था, अब 27 हो गया, कितना का वृद्धि हुआ, निकालिए कितना हो जाएगा ये 8 2 10, कितना का वृद्धि हुआ 17 और 2 कितना हो जाएगा 19 का वृद्धि, ठीक है। अब ये वृद्धि किस पे हुआ, अब ये वृद्धि कमी किस पे निकालिएगा आप, वृद्धि कमी किस पे निकालिएगा, इनिशियल वैल्यू पे ही वृद्धि कमी, पहले वाला वैल्यू से ही तुलना करेंगे ना, तब तो पता चलेगा ना। 8 आपका त्रिज्या था, हो गया आपका 27, कितना बढ़ा 19 बढ़ा। तो पहले कितना था, पहले से ही तुलना करेंगे ना, 19 बढ़ा है किस पे 8 पे, और परसेंट निकालना है तो क्या कर देंगे गुना 100, 4 से काटिए 4 दूना 8, 25 चौके 100, ठीक है। सॉल्व करिए कितना आ जाएगा ये 19 गुना 25 कर लीजिए, 25 9 कितना होता है 225, 5 22 बचा, 25 का 25 और 22 कितना हो जाएगा 25 और 22 47, ठीक है। बटा क्या हो जाएगा 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 सते 14 और 2 पचे 10, यानी कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है 237.5% का क्या हो गया है वृद्धि हो गया है, ठीक है। कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ 237.5% का वृद्धि हुआ, ठीक है। क्लियर है, बस ये ध्यान में रखिएगा ना, जो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, जैसे 4/3 यहाँ क्या है कांस्टेंट है, और पाई का भी वैल्यू होता है कितना होता है 22/7, ये भी क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी बढ़ा घटा प्रतिशत में दिया हुआ है, ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू हम लोग छोड़ के लेते हैं, जो वेरिएबल है वो बस लेते हैं, ठीक है। त्रिज्या है आपका, त्रिज्या कितना है r, और त्रिज्या में कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा था, सॉरी त्रिज्या कितना बढ़ रहा था आपका 50% बढ़ रहा था ना, त्रिज्या कितना बढ़ रहा था 50%। इसका हम लोग फ्रैक्शन बना लेंगे, कितना हो जाएगा 2, या नीचे वाला वैल्यू आरंभिक मान हो जाएगा, और 1 बढ़ा नया मान कितना हो जाएगा आपका 3, पहले 2 था बाद में 1 बढ़ गया, कितना हो गया आपका 3, ठीक है। और r का पावर 3 है, इसीलिए हम लोग कितना बार करेंगे इसको 3 बार, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। अभाज्य संख्या आप लोग को पता होगा क्या होता है, अभाज्य संख्या आप लोग को पता होगा ना क्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है जिसका 2 फैक्टर हो, ठीक है, जिसका 2 फैक्टर हो, और वो क्या हो जो खुद से भाग लगे और 1 से भाग लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होता है जिसका 2 गुणनखंड हो, जो 1 से लगे और खुद से भाग लगे, ठीक है, खुद से भाग लगे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या अभाज्य संख्या, ठीक है। तो ऐसा नंबर कहां तक निकालना है 32 से पहले का देखना है, ठीक है। 32 से पहले का सभी अभाज्य संख्या का औसत निकालना है। और आपको अभी बताया हम एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है टोटल सम बटा टोटल नंबर, ठीक है, सम बटा टोटल नंबर, ठीक है। अब निकालिए, ये तो आपको कोई इसका ट्रिक नहीं है, आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। 32 तक का आपको अभाज्य संख्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को पता है पहला जो 1 से लगे और खुद से लगे, वो पहला संख्या क्या है आपका 2, ठीक है, पहला संख्या क्या है, इसी को बोला जाता है सबसे छोटा अभाज्य संख्या, ठीक है, या फिर दूसरा इसको बोला जाता है सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या भी बोला जाता है, ठीक है। ये सबसे छोटा अभाज्य संख्या है और सम अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। जो ये 1 से भी लगेगा और क्या लगेगा खुद से, और कोई है इसका फैक्टर क्या नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा पहला संख्या 2, दूसरा क्या हो जाएगा 3, तीसरा क्या हो जाएगा 5। ये संख्या देखिए चेक करके आप देख सकते हैं, ये 1 से लगेगा और खुद से भाग लगेगा। अगला क्या है 7, अगला क्या है आपका 9 तो नहीं होगा, वो 3 से लगता है, ठीक है। क्या होगा अगला 11 13, ठीक है, 13 और क्या हो जाएगा आपका 17, और क्या होगा 19, ठीक है। और देखिए क्या हो जाएगा 21 तो नहीं होगा, 21 भाग लगता है 3 से और 7 से, ठीक है। अगला देखिए अगला क्या हो जाएगा 23, अगला क्या होगा 29, ठीक है, और लास्ट क्या हो जाएगा आपका 31। ये संख्या है जो 32 से पहले का अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब इसका औसत निकालना है, अब औसत निकालना है। अब इसमें इस तरह से जोड़ते बैठिएगा तो ये बहुत समय लगेगा, ठीक है। ऐसे आप अगर जोड़ रहे हैं
फिर बटा टोटल नंबर कर रहे हैं तो बहुत समय लग जाएगा, एक एक करके जोड़िएगा ऐसे 3 2 5 5 10, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे ना, हम लोग कोशिश करेंगे जहां पे जीरो वाला संख्या बनना, मतलब इकाई अंक में जीरो बन जाए वैसा संख्या देखेंगे, ठीक है, वैसा संख्या को पहले करेंगे। जैसे देखिए 29 और 31 जोड़िए, ये कितना हो जाएगा आपका, 29 और 31 कितना हो जाएगा, 10 एक देंगे या 30 30 30 कितना हो जाएगा, 60 होगा ना, कितना हो जाएगा 60। उसी तरह से और ढूंढिए 11 और 19 कितना हो जाएगा 60, और उधर 60 हुआ था, ये 19 और 11 कितना हो गया आपका 30, 60 और 30 कितना हो गया 90, ठीक है, कितना हो गया 90। और ढूंढिए देखिए 23 और 17, ठीक है, 23 और 17 3 देंगे कितना हो जाएगा 20, 20 और 20 कितना हो गया 40 होगा ना, 20 और 20 कितना हो जाएगा 40, कितना हो गया था इधर 60 और 40 100, 100 और 30 130, ठीक है, कितना हो गया 130। और ढूंढिए इधर कितना हो जाएगा 130 और 13 और 7 20, 130 और 20 कितना हो गया 150, 150 और ये 10 160, ठीक है, कितना हो गया 160, मतलब टोटल सम कितना आ गया 160। अब नंबर जोड़ दिया, टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, टोटल नंबर कितना है 11। तो एवरेज कितना हो जाएगा इसका, सॉल्व करिए इसको, कितना हो जाएगा 11 एका 11 कितना बच गया आपका 5, 11 चौके 44, देखिए 14 समथिंग आएगा, एक ही ऑप्शन है आपका, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, क्लियर है। आप सॉल्व करना चाहते हैं करिए पूरा, 2 अंक तक दिया हुआ है, 2 अंक तक लेके जाइए इसको, ठीक है, कितना बच जाएगा ये 11 एका 11 5, 11 चौके 44 कितना बचा 6, कितना हो जाएगा पॉइंट लगाएंगे 0, 11 पचे 55 कितना बचा 5, 11 चौके 44, 2 अंक तक लिया गया है, ये 14.54 हो जाएगा, क्लियर है, बन जाएगा। इसमें यही करना पड़ेगा आपको, ये निकालना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है निकालने का कि हाँ हम बता दें कि अभाज्य संख्या इस तरह से निकालते हैं, ठीक है, आपको ये काउंट करना ही पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल चलते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और उनका महत्तम समावर्तक 4 है, इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना होगा ये बताना है आपको, ठीक है। इसका आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, एलसीएम का सवाल है ये, इसका फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है, जैसा सवाल में दिया हुआ, सवाल में देता है पहला संख्या ये है तो दूसरा संख्या बताइए, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप दे सकते हैं, ठीक है। पुट करिए, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 720, ठीक है, एलसीएम हमसे पूछा है, लघुत्तम समावर्तक पूछा है ना, एलसीएम पूछा है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 4, ठीक है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा बटा 4 से काट लीजिए इसको, कितना हो जाएगा 4 एका 4, कितना बच गया आपका 3, 4 8 32, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 180, ठीक है, कितना आ जाएगा 180। तो ये आपका कुछ 18 सवाल था जो प्रीवियस ईयर 2024 का सवाल था, ठीक है। हमको लगता है कि आपको ये सवाल देखने में लगा होगा, सवाल थोड़ा इजी ही रहता है, बस थोड़ा डाटा इसमें कॉम्प्लिकेटेड करता है, ठीक है। तो आज हम लोग 18 सवाल देखे हैं, इसी तरह से अभी जब तक आपका एग्जाम होगा हम लोग आगे भी सवाल देखते रहेंगे गणित का, ठीक है। इसी तरह से सवाल कभी 18 20 सवाल तो रहेगा ही रहेगा, उससे ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग घर में एक बार खुद से सारा सवाल सोल्व करके देखिएगा, बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। सवाल का पैटर्न आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो आज का इतना ही रखते हैं, ठीक है, धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, ज़्यादा समय है नहीं एग्जाम का, 4 तारीख से आप लोग का एग्जाम होने वाला है, तो जितना हो सके आप लोग समय दीजिए, पढ़ाई को जी तोड़ मेहनत करिए और फौज में जाने के लिए तत्पर रहिए। धन्यवाद।